पैराग्राफ टैग के अंदर डालना है। सही है, किस तरह डालेंगे? अगेन क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू उसको उठा लेते हैं, क्लास एस की एक्सप्रेशन। सही है, और यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन नाम से एक और वेरिएबल बना दिया है, तो मैं इसको एक्सप्रेशन इसको मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर एक्सप्रेशन। सही है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज एरर आएगा। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है आपने जैसे जैसे हम मेक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, वैसे वैसे आपने इस एक्सप्रेशन डॉट टेक्स्ट कंटेंट को अपडेट करना है, और जो भी एक्सप्रेशन में आ रहा है वो इसके अंदर इंसर्ट करना है। सही है, अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप स्ट्रिंग बिल्ड करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे स्ट्रिंग नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो आप इक्वल टू दबाएंगे, अभी ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, सो डेट्स वाई जो है ये एरर दे रहा है आपको। सही है, अच्छा एक बटन और इसमें मिसिंग है, जो बटन कैलकुलेटर में होता है क्लियर करने के लिए। लेट्स सपोज मैंने कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे क्लियर करना है तो मैं इस बटन को क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो ये बटन किस तरह वर्क करेगा ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर रूट पे और बाकी कुछ वैलिडेशंस पे। ठीक है, वैलिडेशन सारी मैं नहीं बताऊंगा, कुछ वैलिडेशन आपने थोड़ा अपने जहन से सोच के भी लगानी है कि कैलकुलेटर के अंदर क्या वैलिडेशंस होनी चाहिए। ठीक है, एक बटन अभी क्रिएट कर लेते हैं फॉर नाउ एसी के लिए। एक और बटन आ गया हमारे पास, तो इस बटन के अंदर मैंने लिख दिया। अच्छा, इस बटन के ऊपर हमें कोई अलग फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस बटन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। इस बटन में हमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन हमने बिल्टअप की हुई है उस एक्सप्रेशन को आपने क्लियर करना है, प्लस रिजल्ट को भी क्लियर करना है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। सही, जो कुछ मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन के अंदर प्लस उसका जो भी आंसर आया हुआ है, सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी है इस बटन के ऊपर। सही है, क्लियर किस तरह करेंगे? सिंपल, इसके अंदर आप एक फंक्शन कॉल कर दें, क्लियर ऑल। सही है, अब इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अब क्या करना है मुझे, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनको मुझे क्लियर करना है। सबसे पहले तो एक तो आउटपुट है और एक एक्सप्रेशन है। सही है, सो आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट और एक्सप्रेशन डॉट टेक्स्ट कंटेंट। आउटपुट को मैंने 0 रखा था, तो मैं इसको 0 रख दूंगा, और टेक्स्ट कंटेंट को मैं कर दूंगा जो मैंने रखा था अंडरस्कोर। सही, तो अब क्या होगा, अब मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन बिल्टअप हो रहा है। सही है, मैंने इक्वल टू किया। अच्छा, ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। अब आप देखेंगे जब जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये दोनों वैल्यूज़ क्लियर होंगी। ठीक है, बट एक चीज़ अभी भी मिसिंग है। आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, अगर आप यहाँ गौर से देखें, एक्सप्रेशन के अंदर अभी भी स्टेरिक 10+ पड़ा हुआ है। अभी भी मैं जब इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर एक इनवैलिड एक्सप्रेशन पड़ेगी। तो हमें इस एक्सप्रेशन के वेरिएबल को भी क्लियर करना है। ठीक है, इस वेरिएबल को क्लियर किस तरह करेंगे? सिंपल, इस वेरिएबल को जो इनिशियली मैंने असाइन किया हुआ था एम्प्टी स्ट्रिंग, वही हम दोबारा असाइन कर देंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि अब आप ये बटन क्लियर करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, वेरिएबल भी क्लियर हो जाएगा, और जो आउटपुट आपको नजर आ रहे थे वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, 10 + 2 2। सही है, देन इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास। अब आपने बटन दबाया, आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपको नया एक्सप्रेशन बनाना है, 10/2 = 5। सही है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो अभी तक हमने 3 फंक्शन पढ़े हैं। फर्स्ट फंक्शन, मतलब 3 फंक्शन बिल्ड किए हैं। एक फंक्शन जो है वो आपकी एक्सप्रेशन को बिल्ड कर रहा है, एंड सेकंड फंक्शन जो है एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके आपको आंसर दे रहा है, और तीसरा फंक्शन हमने इस बटन के लिए बनाया है जो कि हमारे सारे आउटपुट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, अपनी मर्जी से कोई भी टैग आप ले सकते हैं। सही है, H1 H2, तो बस ये है कि कैलकुलेटर जैसा लगना चाहिए, बॉर्डर्स वगैरह जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया है ना। आप कोशिश करें इसके, मतलब यूआई पे जो है ना, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए जो है ना इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि बटन्स कौन से चाहिए और क्या क्या फंक्शनलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसको आप अगर बॉर्डर देके कुछ कैलकुलेटर की तरह से बनाना चाहें, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जो टैग्स आपने यूज़ करना है यूज़ करें, स्टाइलिंग बस अच्छी होनी चाहिए आपके हिसाब से। आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आप इसमें जो है ना यूआई को जितनी बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करें। ठीक है, बाकी फंक्शनैलिटी तो स्टैंडर्ड है, वो सबकी सेम ही होगी बिल्कुल। ठीक है, सो यूआई जिसकी जितनी बेहतर होगी तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली मार्क्स भी फिर दिए जाएंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?
अच्छा हाँ, डेसिमल। अगर यहाँ पे मैं डेसिमल का बटन बनाऊंगा तो यहाँ पे मसला ये आएगा कि अगर इस बटन को हम 2 दफ़ा प्रेस कर देंगे तो 2 दफ़ा प्रेस करने पे वो 2 दफ़ा डेसिमल ऐड कर देगा, ठीक है। सो 2 के बराबर में एक बटन ऐड कर लेते हैं फॉर डेसिमल। सही है, इसको पास कर देते हैं यहाँ डेसिमल। लाइन ब्रेक दे देता हूँ। सही, अब मैंने लिखा 2.2 प्लस 10। इसका तो आंसर सही आ जाएगा मेरे पास 12.2। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके 10.2 कर दूंगा और इसमें कुछ प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली आंसर नहीं आएगा, एरर आएगा, ठीक है। अब इसको आपने किस तरीके से चेक करना है? अच्छा, अभी अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक्सप्रेशन बिल्ड कैसे करना है, एक्सप्रेशन को इवेलुएट कैसे करना है, और क्लियर बटन किस तरह क्लियर करेगा चीज़ों को, ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन आई अज्यूम यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। स्क्वायर रूट का भी, हाँ स्क्वायर रूट का भी हम देखेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डेसिमल डेसिमल वाला जो प्रॉब्लम है कि अगर आप डबल डबल डेसिमल डाल लें तो आपके एक्सप्रेशन में आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन बन जाएगा और वो इवेलुएट नहीं होगा, ठीक है। जबकि आपके कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता, आप एक दफ़ा डॉट प्रेस करते हैं तो उसके बाद डॉट प्रेस नहीं होता, ठीक है। सो इस चीज़ से बाद में आते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट को देख लेते हैं क्योंकि ये डेसिमल में थोड़ी सी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ एल्स की, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि हम स्क्वायर रूट का काम किस तरह करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए मैं एक अलग से बटन बना देता हूँ। उस बटन, अच्छा उस बटन के ऊपर आप लोग स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ करेंगे। मैं सिंपल अभी जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, स्क्वायर रूट के लिए एक अलग से फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कैलकुलेट स्क्वायर रूट, सही है। अच्छा, अब क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो एक एडवाइस ये भी करनी थी मुझे कि आप लोग कोई फंक्शंस बनाएं या वेरिएबल्स बनाएं, नेमिंग कन्वेंशन जो है ना वो आपका अप टू द मार्क होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप लोग अगर एक वेरिएबल बना रहे हैं या एक फंक्शन बना रहे हैं तो उसका नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। मतलब फंक्शन के नाम जो है वो ABCD नहीं होने चाहिए, या वेरिएबल के नाम भी ABCD नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब 2 या 3 वेरिएबल्स होंगे तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब कोड थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, जैसे इस कैलकुलेटर वाले असाइनमेंट के अंदर भी आपको वेरिएबल्स की फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप मीनिंगफुल नेम रखेंगे ना फंक्शन का, तो बाद में आप अगर उसको हफ्ते 2 हफ्ते बाद देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है कोड में, कोई बग आता है, कोई चीज़ मसला करती है, तो आपको उसको डिबग करने में आसानी होगा अगर आपने जो है वो नेमिंग कन्वेंशन अच्छा यूज़ किया हुआ है। तो अब जैसे ये फंक्शन है कैलकुलेट स्क्वायर रूट, से इसके नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन कैलकुलेट का है, इसके नाम से मुझे पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो आंसर कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इसी तरह फंक्शन है मेक एक्सप्रेशन का, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक्सप्रेशन बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन हमेशा अच्छा यूज़ करें, जिससे आपका जो है ना हमेशा कोड बेहतर रहेगा, कोड की डिबगिंग आसान होगी, उसको मेंटेन करना आसान होगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन बना लेते हैं स्क्वायर रूट का। इसके अंदर हमें यूज़ करना है मैथ डॉट स्क्वायर रूट, सही है। मैथ की जो लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है। ये आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मैथ लिखा, अब आप देख सकते हैं मैथ के साथ ये एब्सोल्यूट, कॉस, साइन, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो भी इवैल्यूएट करता है, सही है। फिलहाल के लिए हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल कैलकुलेटर जो है वो स्क्वायर रूट को जिस तरह कैलकुलेट करता है कि आप जो भी यहाँ पे नंबर लिखते हैं उसके बाद स्क्वायर रूट पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के बटन पे क्लिक करने पे हम देखेंगे एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, और एक्सप्रेशन के अंदर जो भी होगा उसका जो है हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये किस तरह होगा, स्क्वायर रूट का फंक्शन कॉल हो रहा है आपको, सही है। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को हमने पास करना है स्क्वायर रूट के अंदर, सही है। और ये स्क्वायर रूट जो है वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को हमने डाल देना है अपने आउटपुट में, सॉरी आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट।
आउटपुट नॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू रिजल्ट। सही। अब यहाँ पे मैं 10 करता हूँ एंड देन स्क्वायर रूट करता हूँ, तो 10 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब कोई एब्सोल्यूट नंबर होगा ऑब्वियसली 49 होगा तो उसका आ जाएगा 7, और 4 होगा तो उसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करके 2 दबाते हैं एंड देन स्क्वायर रूट। सही, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर रूट का बटन इसी तरह वर्क कर रहा है जिस तरह एक सिंपल कैलकुलेटर में करते हैं। आप जस्ट स्क्वायर रूट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है उसका नीचे स्क्वायर रूट आया, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? क्लास रिकॉर्डेड होती है, तो अगर आपको नमाज़ पढ़नी है आप पढ़ लें और पढ़ के दोबारा ज्वाइन कर लें और आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ किसी तरह मिस ना हो। ठीक है, यहाँ तक सारे फंक्शन सबको क्लियर है? अच्छा, मुझे याद आ रहा है जावास्क्रिप्ट मैं शुरू कर रहा था तो किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर मैं HTML CSS मैंने कर ली थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन जब मैं जावास्क्रिप्ट शुरू करता हूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मेरे सर के ऊपर से जाता है। तो मुझे आपका नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे जस्ट ये पूछना है आपसे कि अभी तक हम जो कुछ पढ़ने में कोशिश कर रहे हो बहुत ही बेसिक स्टेप बाय स्टेप, और असाइनमेंट देने का मकसद ये होता है जैसे मैं असाइनमेंट दे के उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना तो वो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगी। वरना अगर मैं जावास्क्रिप्ट जस्ट आपको जावास्क्रिप्ट लिख के उसका आउटपुट दिखाता रहूँ तो वो जो है ना एक वक्त आएगा कि जो है ना वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगेगा आप लोगों को। जी तो सर, जब वो आप मैं था, मेरा क्लियर ठीक हो है, गया। सही, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है ना आपको? जबरदस्त है सर। ठीक है। सो असाइनमेंट देख के असाइनमेंट बनाने का मकसद मेरा ये होता है क्लास में, ताकि जब आप लोग कोई कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख के उसके हिसाब से चीज़ें आप लोग कर रहे हो ना तो आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगी। वरना आप जावास्क्रिप्ट पे अगर यूट्यूब पे कहीं भी जाके लेक्चर देखेंगे तो वो सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट और फंक्शन एरेज ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, और उनका यूजेज नहीं बताएंगे। तो जब आप चीज़ों को यूज़ करेंगे, जैसे आप फंक्शंस, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फंक्शन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे जब रिएक्ट की तरफ भी जाएंगे तो हर जगह बस फंक्शन ही फंक्शन बने हुए होंगे। तो असाइनमेंट हम लोग करते जाएंगे और असाइनमेंट के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि जो जो जावास्क्रिप्ट के मेन टॉपिक्स हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाए। अब जैसे इस असाइनमेंट के अंदर आप एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट, इस तरह की चीज़ें पढ़ लेंगे। एक नई मैथ की लाइब्रेरी है, उसके ज़रिए आप तो देख सकते हो कि उसके अंदर साइन कॉस के फंक्शन है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत बेसिक से बहुत आराम आराम से लेके चलूँ ताकि सब लोगों को क्लियर हो, और कोई इतनी जो है ना हार्ड एंड फास्ट अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। सही है, बिल्कुल शुरू से रिपीट करता हूँ। देखें, ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर है जो कि हम बनाना चाह रहे हैं। सही है, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बटन्स चाहिए। सही है, और बटन, हर बटन का क्या काम है, इसको क्लिक करने के ऊपर वो बटन अपना आउटपुट यहाँ दे रहा है मुझे। सही है, आउटपुट किस तरह आ रहा है? आउटपुट के लिए हमने फंक्शन बनाया हुआ है मेक एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो हर बटन पे कॉल हो रहा है, और इस फंक्शन को मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं। यानी अगर ये बटन 1 का है तो 1 पास हो रहा है, 10 का है तो 10 पास हो रहा है। ठीक है, और 10 पास करके हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर हम जो बटन प्रेस होके वहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसको एक्सप्रेशन के अंदर हम डालते जा रहे हैं। ठीक है, और पुरानी वैल्यू क्योंकि हमें रिटेन करनी है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस आई लिखा। अगर मैं सिर्फ आई लिखूंगा तो जब आप 7 दबाएंगे तो एक्सप्रेशन में 7 चला जाएगा, 8 दबाएंगे 8 चला जाएगा, प्लस दबाएंगे प्लस चला जाएगा। क्योंकि मुझे पुरानी वैल्यूज़ को रिटेन करना है, सही है, तो इसलिए मैं पहले एक्सप्रेशन में जो भी पड़ा हुआ होगा उसको रखूंगा और उसके साथ आगे जो नई चीज़ आ रही होगी उसको प्लस कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक ये जो एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस वन है, इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है जावास्क्रिप्ट में, एक्सप्रेशन प्लस इक्वल आई। सही है, इसका मतलब भी सेम यही है कि एक्सप्रेशन के अंदर आई प्लस होगा और साथ साथ एक्सप्रेशन में जो होगा वो भी प्लस होगा और एक्सप्रेशन में साइन होगा। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेक्स अजीब सा है, मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये भी सेम वर्क करेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन प्लस इक्वल आई। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन माइनस होता तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन माइनस इक्वल आई लगाता। ठीक है, यानी जो चीज़ पहले से पड़ी हुई है उसके अंदर फिर आप प्लस कर रहे हो आई की वैल्यू। ठीक है, इसको वापस से प्लस कर देते हैं।
ठीक है, ये मेक एक्सप्रेशन का फंक्शन है। एक्सप्रेशन जब बिल्ड हो जाएगी तो एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरह की नज़र आ रही होगी यहाँ पे 10+2। सही है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। उसके बाद एक बटन है इक्वल टू का। इस बटन के ऊपर एक अलग फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि कैलकुलेट का फंक्शन है। ये कैलकुलेट का फंक्शन ये कर रहा है, ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ कर रहा है इवेलुएट। सही है, और ये इवेलुएट क्या करता है, एक्सप्रेशन मांगता है आपसे और आपको रिटर्न कर देता है इसका रिजल्ट। तो जो भी एक्सप्रेशन हमने बिल्टअप की थी वो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पास कर दी, और उसका जो आउटपुट इसने मुझे रिटर्न किया उसको मैंने एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया। एंड देन जो मेरे पास ये H3 का टैग था उसके टेक्स्ट कंटेंट में मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है जावास्क्रिप्ट में और ऑब्वियसली वो रिजल्ट हमें शो करना है अपने HTML में। तो हम एक एक H2 H1 टैग का सहारा लेंगे, उस टैग को जो है वो गेट करके उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज कर देंगे। सही है, तो यहाँ पे जब आप इक्वल टू दबाएंगे तो अब ये फंक्शन कॉल हुआ है कैलकुलेट का और उसने H3 के टेक्स्ट कंटेंट में इसका आउटपुट एवेलुएट करके डाल दिया। सही है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया था क्लियर ऑल का। ठीक है, ये फंक्शन ये काम कर रहा है कि जो भी आउटपुट आया हुआ है आपको सारा क्लियर कर रहा है। ठीक है, फंक्शन को मैंने क्लिक किया, इस फंक्शन ने क्या किया, आउटपुट का टेक्स्ट कंटेंट भी क्या कर दिया जो मैंने इनिशियली यहाँ रखा था अंडरस्कोर, या इसको आप नल भी कर दें कोई मसला नहीं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर दें तो मसला नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते। सही है, और टेक्स्ट कंटेंट भी यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्रेशन का 0 कर दिया, यानी जो भी जिन वेरिएबल के थ्रू मैं अपना आउटपुट HTML में भेज रहा था उन सबको मैंने जो है वो एम्प्टी कर दिया। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन का वेरिएबल था उसको भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिर्फ डिस्प्ले पे जो आउटपुट है उसको अगर आप जो है वो हटा देंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर एक्सप्रेशन बिल्ट हुई है तो अगर आप दोबारा से 1 2 दबाते हैं तो वो पुरानी एक्सप्रेशन में प्लस करना शुरू कर देगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम हर दफ़ा जब ये क्लियर कर रहे हो तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको भी क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ फंक्शन में आए अपना, जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट का मेथड यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का मेथड है। ठीक है, इसको हमने पास कर दिया एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन के वेरिएबल के अंदर वो नंबर है जो कि आपने यहाँ पे प्रेस किया होगा, 10 प्रेस किया है। 10 ऑब्वियसली कैलकुलेटर में नहीं होगा, जस्ट मैंने शो करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे बटन नहीं बना रहा तो मैं 1 2 बटन से काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 10 यहाँ मैं प्रेस किया, एक्सप्रेशन के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 10। सही है, अब ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट ये फंक्शन जो है ये कॉल होगा इस बटन पे। सही है, इस बटन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा और ये फंक्शन इस वेरिएबल में आउटपुट आपको शो कर देगा। ठीक है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह आ गई हैं कि HTML के एलिमेंट गेट करके उसके अंदर आउटपुट शो किस तरह करना है। ठीक है, तो ये चारों फंक्शन मैंने दोबारा से रिपीट कर दिए कि एक्सप्रेशन बिल्ड कैसे होगी, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कैसे होगी, क्लियर ऑल कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आते हैं कुछ वैलिडेशंस के ऊपर। जैसा कि सबसे पहली वैलिडेशन जो हमने लगानी है वो ये कि अगर मैं डॉट प्रेस कर रहा हूँ तो डॉट में अगर बार बार प्रेस कर दूँ तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन होगी, इसका आंसर मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। सही है, तो इसके लिए ऑब्वियसली हम इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम किस तरह यूज़ करेंगे, हमारा ये एक्सप्रेशन का फंक्शन है। ठीक है, हर दफ़ा इसको आई की वैल्यू मिलती है। सही है, सबसे पहले तो यहाँ कंसोल करेंगे आई। सही है, ताकि हमें बेसिकली पता चले कि जब मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन तो मेरे पास क्या आ रहा है आउटपुट। इसलिए मैं डॉट प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, डॉट। अब यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन के अंदर सबसे लास्ट में अगर तो डॉट है तो हम उसको दोबारा डॉट असाइन नहीं करेंगे। सही है, इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन हम इस तरह बना सकते हैं, इफ एक्सप्रेशन। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और ही बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज एक एरे है मेरे पास। सही, 1 2 3, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में मैं एरे को इंडेक्स के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को गेट कर सकता हूँ। जैसे मैं 0 लिखूंगा मेरे पास 1 आ गया, 1 इंडेक्स दूंगा तो 2 आ जाएगा। सही है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में
स्ट्रिंग्स के भी इंडेक्स को मैं गेट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह जैसे मैंने लिया लेट IEC, ठीक है। अब ये नेम जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। जब मैं नेम लिखूंगा तो मुझे स्ट्रिंग आ जाएगा मेरे पास से। इस नेम के अंदर मैं कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर उठाना चाहूँ तो वो भी मैं उठा सकता हूँ। किस तरह? जिस तरह एरे के ब्रैकेट्स लगा के एरे का इंडेक्स हम उठाते थे, इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर से भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हम गेट कर सकते हैं। सही है।